नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम में हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का विश्लेषण तो कर ही रहे हैं। अब तक हम पहले चरण के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों का समीकरण आपको समझा चुके हैं। अब हम मध्य प्रदेश की उन सीटों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके बाद हम तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी नजर डालेंगे। तो आज हम सबसे पहले दूसरे चरण के अंतर्गत आने वाली टीकमगढ़ लोकसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने एक बार फिर वीरेंद्र खटीक पर विश्वास जताया है, तो कांग्रेस ने इस बार महिला पर भरोसा जताते हुए किरण अहिरवार को मैदान में उतारा है। 2008 में परिसीमन के बाद जब से टीकमगढ़ लोकसभा सीट बनी है, तभी से यहां बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा है। तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से जुड़े समीकरणों को समझने के लिए और हम आगे भी छिंदवाड़ा सीट का समीकरण आपको अगले एपिसोड में समझाएंगे, लेकिन आज क्योंकि टीकमगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो टीकमगढ़ की सीट का समीकरण आपको समझाएंगे। देखते रहिए सत्ता का महासंग्राम। टीकमगढ़ लोकसभा सीट का हम विश्लेषण करें उससे पहले हम आपको प्रदेश की 29 सीटों का समीकरण हर रोज बताते हैं, और आज भी बारी है सबसे पहले 29 सीटों की बारे जान लीजिए। जहां 29 सीटों की हम बात करें तो 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। 2014 की तस्वीर रही थी जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2015 में झाबुआ और रतलाम सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, जिसके बाद बीजेपी के पास अब 26 सीटें रह गई हैं। और इस युद्ध में अब ये 26 सीटें, इस रण में 26 सीटों पर फतेह करना बीजेपी की जिम्मेदारी होती है। यानी कम से कम 26 तो हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम भी ना हो, ये ऐसी उम्मीद बीजेपी नेताओं की जरूर है। लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव की जब तस्वीर 2019 के सामने आएगी तो होता क्या है। और अब बात करते हैं बीजेपी के कब्जे वाली टीकमगढ़ लोकसभा सीट की। इस सीट पर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वीरेंद्र खटीक, कांग्रेस के वीरेंद्र अहिरवार, बसपा से जीडी और सपा के चिंतामन कोरी के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के वीरेंद्र खटीक ने 41,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से यहां जीत हासिल की है। क्योंकि 2008 में ही ये सीट अस्तित्व में आई थी, तो 2009 के बाद सीधा 2014 में यहां चुनाव हुए और 2014 की तस्वीर आप जान लीजिए। तो यहां फिर एक बार बीजेपी ने कब्जा बरकरार रखा और 2014 में एक बार फिर बीजेपी से वीरेंद्र खटीक मैदान में उतरे थे, जिन्होंने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने चेहरा बदलते हुए कमलेश वर्मा पर भरोसा जताया था। बसपा ने सेवकराम अहिरवार को मौका दिया था। सपा ने अम्बेश कुमार को मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार भी मुकाबले अगर बात करें तो बीजेपी के पक्ष में ही यह मुकाबला रहा 2014 का, जहां बीजेपी ने टीकमगढ़ सीट पर फिर बाजी मारी और वीरेंद्र खटीक इस बार 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। यानी मोदी लहर में जब यह अंतर रहा, 2 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से विजय हुए थे वीरेंद्र खटीक। और अब बात वर्तमान लोकसभा सीट की कर रहे हैं, तो विरोध के बाद भी टीकमगढ़ सीट से लगातार तीसरी बार बीजेपी ने डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने इस बार महिला पर भरोसा जताते हुए किरण अहिरवार पर दांव चला है, जो वर्तमान में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव के पद पर हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यह सीट आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक के लिए अपनों का विरोध खतरा बना हुआ है। अंदर खाने विरोध चल रहा था सीट को लेकर, टिकट को लेकर, और ऐसे में पार्टी ने जरूर वीरेंद्र खटीक पर भरोसा जताया, लेकिन जनता कितना भरोसा करेगी ये देखने वाली बात होगी। और अब बात उन बिग फेसेस की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस के पास मजबूत पकड़ वाले नेता हैं, जो इस बार अपने अपने प्रत्याशी के लिए जीत का रास्ता तय करेंगे। लेकिन कौन है वो नेता, नजर डाल लीजिए उनके चेहरे पर। बड़े चेहरे में सबसे पहला चेहरा आता है वीरेंद्र खटीक का, जो वर्तमान में सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी है मोदी सरकार में। साथ ही इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। इस क्षेत्र में आपको बता दें अच्छा खासा दबदबा रखते हैं खुद वीरेंद्र खटीक, तो अपने आप में बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। दूसरा चेहरा जिसके बारे में हम बात करेंगे आप, तो सेकंड बिग फेस बीजेपी का यहां से आता है भारती आर्य, जो यूपी के
मऊरानीपुर से बीजेपी विधायक बिहारी लाल आर्य की पुत्री हैं। तो अब कितना रोल निभा पाएंगी वीरेंद्र खटीक की जीत में, बीजेपी का यह बिग फेस, देखने वाली बात होगी। और अगला चेहरा जो है वो कांग्रेस का बिग फेस है। कांग्रेस के बड़े चेहरों में सबसे पहले नाम आता है कमलेश वर्मा का, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दिल्ली दरबार में इनकी अच्छी पकड़ है। ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार हालांकि पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इस क्षेत्र में अगर बात करें कांग्रेस के दूसरे बड़े चेहरे की, तो संजय कसकर यहां से आते हैं, जो मंत्री बृजेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन है ये कांग्रेस का बड़ा चेहरा। अब आप समझ लीजिए समीकरण यहां क्या होने वाले हैं। मंत्री बृजेंद्र सिंह जिनके करीबी ये माने जा रहे हैं। अब हम टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या पर भी नजर डालेंगे। यहां पर कुल 16,32,962 मतदाता हैं, जिनमें से 8,68,110 पुरुष मतदाता हैं और 7,64,822 महिला मतदाता, जो सीट पर प्रत्याशियों का भाग्य तय करने वाले हैं। उन मुद्दों की बात कर लेते हैं जो टीकमगढ़ क्षेत्र में जीत और हार का पैमाना तय करते हैं। तो मुद्दे देख लीजिए, यहां पर अवैध खनन मुख्य मुद्दा है, जिससे जनता परेशान है। रोजगार नहीं होने की वजह से लोग पलायन जरूर कर रहे हैं। यहां पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। साथ ही कई उद्योग भी यहां पर, किसी तरह का कोई उद्योग भी यहां पर नहीं है जिससे यह माना जा सके कि शायद कोई रोजगार लोगों को मिल रहा होगा। स्कूलों की हालत भी ठीक नहीं है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हाल ही में जो आई खबरों में कि किसानों को मंडी में भी परेशानी हो रही है, यानी जो खरीदी केंद्र है वहां से भी किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ मुद्दे हैं जो आप ग्राफिक के माध्यम से देख रहे हैं और कुछ मैं आपको बता रही। अब इस लोकसभा सीट का हम गणित भी समझते हैं, जहां टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें हम देख रहे हैं, जिनमें से 4 बीजेपी के पास है और 3 सीटें कांग्रेस के पास है। ध्यान रखिए, बुंदेलखंड का यह क्षेत्र है जहां टीकमगढ़ सीट की हम बात कर रहे हैं। यहां बीजेपी के पास 4 सीटें गई हैं और 3 कांग्रेस के पास गई हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा देखा गया, जिससे साफ है कि इस बार टीकमगढ़ सीट पर मुकाबला कांटे का होने वाला है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां एक सीट से, यानी टीकमगढ़ की 8 विधानसभाओं में से अगर हम बात करें तो एक सीट से चूकती हुई कांग्रेस हमें दिखाई दे रही है। अब तक जो ग्राफिक के माध्यम से आपने तस्वीर समझी वो सिर्फ इस तरह से समझ में आई कि क्या कुछ अभी चला वर्तमान में और अगर देखें तो भूतकाल में क्या कुछ घटा होगा इस लोकसभा सीट पर, ये हमने आपको समझाया। क्योंकि वीरेंद्र खटीक जो 2009 के चुनाव में जीते, उसके बाद 2014 के चुनाव में जीते, अब फिर उन्हें टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ महिला कैंडिडेट उतारा गया है। सपा थोड़ा सा झोल यहाँ खाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट का नाम सामने आने के बाद ये बात हुई कि जब तक उन कैंडिडेट में से बी फॉर्म जिसे नहीं मिलेगा उसे फाइनल प्रत्याशी नहीं माना जाएगा। अब ऐसे में सपा को अपसाइड में रखे। बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य दल हैं मध्य प्रदेश में, उनकी बात हम कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र खटीक एक बार फिर है, हालांकि अंदर खाने इनका विरोध हो रहा था, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। पार्टी को लग रहा था बिग फेस है, जीत जाएंगे। और अगर हम बात करें किरण अहिरवार की, तो किरण अहिरवार दिग्गी की करीबी मानी जाती हैं। अब इस सीट का डेप्थ एनालिसिस हम कर लेते हैं, जो आपको हम समझाएंगे, यानी कि आपको किसी गूगल या फिर किसी साइट पर नहीं समझ में आएगा और वो जानकारी आपको देंगे हमारे विश्लेषक। हम नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर है। पॉलिटिक्स पर अच्छी पकड़ है, राजनीतिक समझ अच्छी खासी है, राजनीति की नब्ज समझते हैं। और टीकमगढ़ सीट को लेकर क्या बताने वाले हैं मनोज सर में। टीकमगढ़ सीट को लेकर मनोज सर आप क्या कहेंगे? यहाँ की सारी जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन अंदर खाने जानकारी हम चाहेंगे आप दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वीरेंद्र खटीक के बारे में बात करें, उनकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लो प्रोफाइल, यानी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो आज भी जब क्षेत्र में होते हैं तो आपको वो स्कूटर पे चलते हुए दिखाई जाएंगे, किसी सब्जी की दुकान पे वो सब्जी खरीदते दिखाई दे जाएंगे, किसी चाय के ठेले पे खड़े दिखाई दे जाएंगे। और जनता के बीच में उनका अच्छा संपर्क संबंध है। 6 बार से वो सांसद रह चुके हैं। पहली बार 1996 वो सागर लोकसभा सीट से सांसद बने थे, और जब से लोकसभा सीट अस्तित्व में आई है टीकमगढ़, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया 2008 से, तब से वो दोनों बार वो चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि इस बार उनका काफ़ी विरोध था। जो आर.डी. प्रजापति है, बीजेपी नेता, जो एक बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उनके बेटे को मैदान में उतारा गया था और वो आज उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। और सपा का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि जो उनके प्रत्याशी थे डॉक्टर अम्बेश,
उनको लगभग 50,000 के करीब वोट मिले थे मोदी लहर में, तो यानी कि वो संख्या हम मान के चलते हैं बढ़ सकती है। पहले सपा ने यहाँ से आर बंसल जो कि पुलिस अधिकारी रहे हैं, भोपाल में भी पदस्थ रह चुके हैं, उनको दबाव लगाया था। आज अचानक से आरडी प्रजापति ने सपा का दामन थामा और मान के चला जा रहा है कि आरडी प्रजापति उम्मीदवार होंगे। अब बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी की, किरण अहिरवार जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं आर.एन. बैरवा, उनके परिवार से आती हैं। उनके परिवार में लगभग 90% लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। किरण अहिरवार एकाधिक अपवाद हैं जो राजनीति में हैं, यानी कि उनका जो जनता से कनेक्टिविटी है वो सीधे तौर पर नहीं है। पिछले कुछ समय से वो क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो सपोर्ट होना चाहिए परिवार का, क्योंकि सारे लोग ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, इस नाते उनको टिकट तो मिल गया उनके संपर्कों से, लेकिन जो नीचे जनता के भी जो संपर्क होना चाहिए वो उनका उतना नहीं है जितना वीरेंद्र खटीक का। तो मुझे लगता है कि ये एक वीरेंद्र खटीक का प्लस पॉइंट है। दूसरी एक बात है कि महिला है वो अपेक्षाकृत युवा हैं, यानी कि भागदौड़ कर सकती हैं। उनका कोई प्रीवियस कोई ऐसा, क्योंकि चुनाव लड़ी नहीं है तो उनका कोई प्रीवियस कोई विरोध नहीं है। अभी जब उम्मीदवार बनाया गया था तो हालांकि उनका शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिला था, लेकिन हाल फिलहाल कोई विरोध नहीं है। यानी उनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि उनके पास एक तो ना भीतरघात की आशंका है, ना उनका कोई विरोध है, तो ये उनका एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल सर। और विधानसभा की हम तस्वीर देखते हैं, टीकमगढ़ की जो विधानसभा 8 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ 4 बीजेपी के खाते में हैं और 3 कांग्रेस के खाते में हैं। एक पर निर्दलीय ने विजय हासिल की थी। तो क्या लगता है यहाँ थोड़ा सा बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा, शायद यही वजह रही होगी, या कहीं एक जगह चूक भी गए होंगे, तो क्या वो फैक्टर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। जैसे अगर हम इसको ही क्राइटेरिया माने तो 2008 के चुनाव में विधानसभा बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन 2009 के चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज लोकसभा का चुनाव हार गए थे, चाहे वो लक्ष्मीनारायण पांडे हो, सत्यनारायण जटिया हो, या अभी जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हो। ऐसे कई सारे चेहरे चुनाव हार गए थे। यानी कि पब्लिक कई बार मुद्दों पर वोट देती है और इसके साथ साथ वो चेहरा देखती है। यानी आप जितने नीचे जाएंगे, अगर नगरीय निकाय के चुनाव की बात करेंगे बहुत नीचे तक पब्लिक देखती है, विधानसभा में चेहरा देखती है, लेकिन लोकसभा में क्योंकि एक लोकसभा 2 से 3 सारे जिलों में फैली होती है, तो किसी एक जिले में कोई एक मुद्दा होता है। हालांकि इस सीट की हम बात करें तो इसमें पूरा टीकमगढ़ समाहित है और छतरपुर विधानसभा का कुछ हिस्सा है। तो निश्चित रूप से कि यहाँ पर इफेक्टिव रहेगा जो एक एंटी इनकम्बेंसी, वो तो रहेगी, क्योंकि वीरेंद्र खटीक को हालांकि मंत्री बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जो ऐसा मैंने बताया सबसे प्लस पॉइंट उनका है कि लो प्रोफाइल है। लेकिन दूसरी एक बात है कि जो बाकी नेता हैं वो उनको अभी तक भारी मानते हैं। 2 बार से ऐसा हुआ था कि अचानक से उनको थोपा गया था। और अगर पॉलिटिकल विरासत देखें उनकी तो बड़ी लंबी चौड़ी है वीरेंद्र खटीक की। जो कांग्रेस के मंत्री है लखन घनघोरिया, वो भी उनके रिश्ते में लगते हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और जो चुनाव में लड़े नहीं है गौरीशंकर शेजवार, वो भी उनके रिश्ते में, यानी उनके संपर्क दोनों दलों में है। ये उनको एक प्लस पॉइंट है। दूसरी एक बड़ी बात है जो किरण अहिरवार की मैंने कहा कि एकदम पॉलिटिकल रूप से नया चेहरा है। दूसरी एक बात है उनको दिग्गज नेताओं को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे अगर बुंदेलखंड की हम बात करें तो सत्यव्रत चतुर्वेदी बड़े लीडर थे, लेकिन चूंकि बेटा का टिकट नहीं मिला, बेटा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, इस कारण उनको पार्टी ने निकाला नहीं है। फैसला दिल्ली में अटका, लेकिन वो उतने ज़्यादा सक्रिय रूप से है नहीं। दूसरा बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि बुंदेलखंड में उनके पास उमा भारती सा एक बड़ा चेहरा है जो झांसी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पिछला चुनाव उन्होंने अपने बेटे भतीजे माफ कीजिए राहुल को जितवाया भी है। बुंदेलखंड में उनकी अच्छी पकड़ है, तो जब वो कैंपेन करेंगी तो इसका लाभ वीरेंद्र खटीक को मिलेगा। ऐसा कोई चेहरा किरण अहिरवार के पक्ष में कांग्रेस के पास बुंदेलखंड में नहीं है, जिसका मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो चयन किया है उन्होंने, उसको लगता है उसमें लगता है कि थोड़ी सी एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी कहना ये ठीक नहीं होगा। हालांकि नतीजे ही बताएंगे किसका पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ के मुद्दों को अगर हम समझते हैं, कांग्रेस की सरकार है, किसानों के मुद्दों पर मध्य प्रदेश में आई है, लेकिन हाल ही में जब मैं खबरें पढ़ रही थी तो उसमें हमने देखा कि जो किसान है वो खरीदी केंद्रों पर जाकर परेशान हो रहे हैं। यानी कुछ और भी मुद्दे हैं। स्कूलों में अभी भी बिजली नहीं है। अगर हम वीरेंद्र खटीक की बात करते हैं तो स्कूलों में अभी भी यहाँ पर बिजली नहीं है, और 200 से ज्यादा ऐसे आंकड़े हैं जो टीकमगढ़ के अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूलों के हैं, वहाँ ये समस्याएं हैं। और कुछ समस्याएं हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है, बड़े उद्योग नहीं है। तो ये मुद्दे, क्योंकि 2 बार से वही सांसद है, तो जाहिर सी बात है उनकी इस मामले में उनको इस मामले में जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि ये बुंदेलखंड का हिस्सा है।
लंबे समय यहाँ सूखा पड़ा। एक समय ऐसा भी आया कि लगभग 90% पुरुष अब से कुछ साल पहले तक पलायन कर गए, क्योंकि वहाँ लगातार कई साल सूखा पड़ा। केंद्र सरकार में जो एनडीए की सरकार, पहले यूपीए सरकार थी, उन्होंने एक बुंदेलखंड पैकेज की घोषणा की। 30 से 40 हज़ार करोड़ की राशि दी गई, जिसमें पूरा बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश का जो महोबा, हरपालपुर, झांसी और मध्य प्रदेश के हिस्से वाला टीकमगढ़ है, छतरपुर, ये बड़ा हिस्सा था। लेकिन इस राशि का इतना बंदरबाट हुआ, कुछ उदाहरण विधानसभा में इसके देखने को हमको मिले कि राज्य सरकार ने इस राशि का उपयोग कई ऐसी मदों में किया, जैसे उसके कुएं खोदने जाने थे या मनरेगा में उसका उपयोग होना था, लेकिन मशीनों से काम कराया गया, यानी कि एक तरह से रोजगार के अवसर छीन लिए गए। जल संरचनाओं का उसमें निर्माण होना था, तालाबों का, कुओं का गहरीकरण होना था, वो नहीं हो पाया। नहरों का जाल बिछना था, वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात कि कई मामले हमने ऐसे देखे उसमें कि केले की फसल के लिए ग्रांट दे दिया गया इस राशि से, जबकि सबको पता है कि बुंदेलखंड की जो भौगोलिक स्थिति है या जो उसकी जलवायु है, वो केले की फसल वहाँ हो ही नहीं सकती है। तो यानी कि ऐसी ग्रांट वहाँ दी गई और बंदरबाट मचा के रखी गई। लंबे समय इसकी जांच हुई, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस ने बीजेपी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो उद्योगों की कमी है, फिर एक मांग उठी कि पृथक बुंदेलखंड बना दिया जाए, उसमें उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मिला के बना दिया जाए। एक समय मांग जोर पकड़ी, उमा भारती उसकी पक्षधर थी, बाद में वो केंद्रीय मंत्री बनी, झांसी से सांसद रही, जो कि बुंदेलखंड की प्रस्तावित राजधानी होने वाला था। बाद में उन्होंने कहा कि पृथक बुंदेलखंड नहीं चाहिए। जो मध्य प्रदेश का हिस्सा सागर है, दमोह, छतरपुर है, टीकमगढ़, इन लोगों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। उनको लगा कि शायद बीजेपी सरकार में रहते उनका विकास हो पाएगा। विकास हुआ, केवल ये हुआ कि सड़कों का जाल मिला, बिजली, लेकिन जो मूलभूत जरूरत है कि पानी, सिंचाई का अभाव है। खेती के लिए पूरी तरह बारिश के मानसून पर निर्भर है। अब इसी साल का जो बारिश का हम जो पूर्वानुमान है वो यही बताता कि औसत से कम बारिश होगी, यानी कि जिस समस्या से लगभग 1 दशक से पूरा बुंदेलखंड जूझ रहा है, वो हमको हो सकता है इस साल फिर देखने को मिले कि कम बारिश हो और लोगों को पलायन करना पड़े। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको हल करने में किसी भी सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या मौजूदा बीजेपी के बाद अब जो कांग्रेस सरकार आई है वो हो। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ अगर हम फेस की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट है, और यहाँ अगर हम जनता जो वोटर्स हैं उनकी बात करें तो 23% से ज्यादा यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर पाए जाते हैं। तो फेस का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश में आमतौर पर ही माना जाता है कि जाति को देख के वोटिंग नहीं होती, लेकिन केवल ये अपवाद है हिस्सा, विंध्य का कुछ हिस्सा और बुंदेलखंड का हिस्सा, जहाँ चेहरा नहीं जाति देखकर पहले वोटिंग होती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से भी देखेंगे तो दोनों दलों ने अपने अपने हिसाब से समीकरण जताए हैं। वीरेंद्र खटीक, जैसे मैंने बताया कि उनके हिसाब से प्लस पॉइंट कई सारे, उनमें से एक जाति का फैक्टर भी है। दूसरी एक बात है कि कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा कि उनको जो बड़ी लीडरशिप का सपोर्ट होना चाहिए, वो उनके साथ फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि वीरेंद्र खटीक अपने आप में बड़ी प्रोफाइल है। 6 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, 2 संसदीय क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सागर का भी, टीकमगढ़ का भी। टीकमगढ़ में जैसे मैंने बताया बड़े लो प्रोफाइल, वो स्कूटर से घूम लेते हैं, ऑटो से घूम लेते हैं, तो गांव-गांव तक उनकी पेट है, सहज रूप से मिलनसार है, लोगों से मिलने जुलने में उनको आसानी होती है। किरण अहिरवार के साथ वो चीज नहीं। दूसरा कि जो जातिगत समीकरण बनते हैं बुंदेलखंड में, खासतौर से टीकमगढ़, छतरपुर, इस बेल्ट में, तो एक महिला होने के नाते बाकी जगह हम देखते हैं कि बाकी जगह भेदभाव इतना स्थिति नहीं है, लेकिन जो बुंदेलखंड की स्थिति बात करें तो निश्चित रूप से 2 चीजें, एक तो किरण अहिरवार नया चेहरा है, दूसरा एक महिला है, और एक जातिगत फैक्टर में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। मनोज सर, यहाँ अगर हम सपा बसपा के बारे में बात करें तो इन्हें भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। 2014 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 2014 में तीसरे स्थान पर सपा रही थी, 47,000 से ज्यादा वोट, यानी करीब 50,000 आप मान के चलिए। इतना वोट बैंक इनके पास गया था, वोट काटा था, इन्होंने वोट कटर का काम किया था। विधानसभा चुनाव में भी कुछ यही स्थिति रही थी, कुछ वोट कटे, कुछ नोटा को गए। तो ऐसी स्थिति में जो वोट कटर है उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ इस वक्त आपको सपा की स्थिति क्या लगती है? कैंडिडेट फिलहाल फाइनल नहीं हो पाया है इनका, अब ऐसे में उनकी छवि को या उनके जो पर्सनालिटी है पार्टी प्रत्याशियों की, 2 नाम तो सामने आ रहे हैं, इन्हीं दोनों में से एक अगर हम मान ले कोई हो, तो क्या लगता है सपा कितना वोट काटने का काम करेगी यहाँ पर? देखिए, 2 चीजें, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था और मध्य प्रदेश में भी किया। सपा के लिए 3 सीट छोड़ी गई थी और एक चौथी सीट है जो बालाघाट की, जिसपे कंकर मुंजारे अड़ गए हैं, जो सपा की ओर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इधर बात करें हम तो जो विंध्य और जो बुंदेलखंड का एक हिस्सा है वो हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रभावित रहा है। अगर वहाँ बसपा की सरकार होती है
तो इस तरफ माफ कीजिए बसपा अच्छा करती है इन क्षेत्रों में, और अगर सपा की होती है तो सपा ठीक ठाक करती है। इस बार बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक दोनों का एक वोट बैंक निश्चित है। अगर सपा की बात करें तो उनका एक निश्चित वोट बैंक है इस इलाके में, और बसपा की बात, अब चूंकि मध्य प्रदेश में भी दोनों दल मिलकर लड़ रहे हैं, तो चूंकि अनुसूचित जाति की सीट है, तो जो इस क्षेत्र में जो है बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है और सपा का भी। अगर ये दोनों मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मोदी लहर में भी 50,000 के आसपास वो वोट ले गए थे, और अगर आरडी प्रजापति को खड़ा करते हो तो वो बीजेपी को भी उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना कांग्रेस को, क्योंकि वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते आए, लंबे समय से उनसे जुड़े रहे हैं, उनके बेटे बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, उनसे टिकट चुनाव लड़े हैं, तो दोनों को समान रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर सपा और बसपा का वोट मिलकर ट्रांसफर हुआ आरडी प्रजापति को, तो थोड़ी सी राह वीरेंद्र खटीक की आसान होगी, बावजूद उसके भी कि आरडी प्रजापति ने बगावत की है। सर, यहाँ एक चर्चा में मुझे लगता है एक मुद्दा छूट गया। हम बीजेपी कैंडिडेट के बारे में तो बात कर ही रहे थे, वीरेंद्र खटीक के बारे में, उन्होंने क्या काम किया, जनता हिसाब लेगी उनसे 2 बार के टेन्योर का। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार में आई है। यहाँ मैं खबरें जब देख रही थी तो जो खरीदी केंद्र है वहां पर कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी अभी भी सामना करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्र बंद है, त्योहारों के वजह से या फिर अन्य समस्याओं की वजह से कैश की दिक्कत है किसानों के साथ, वो अपनी फसल बेचने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुल मिलाकर ये किसानों की परेशानी है जो हाल ही की सरकार में निकलकर सामने आई है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट उनका किसान था, विधानसभा चुनाव लड़ा, सरकार में आ गए, किसान कर्ज माफी उनका प्लस पॉइंट था, लेकिन आधे किसानों की कर्ज माफी हुई। लेकिन जिस बात का आपने ध्यान दिलाया वो इतनी बड़ी समस्या, वो न केवल टीकमगढ़ की, अगर हम देखें कि कल जो मंदसौर जिले, जहां से मंदसौर में गोलीकांड हुआ, 6 लोगों की जान गई जून में पिछले साल, इसके बाद किसान आंदोलन प्रदेश में फैला। मंदसौर से जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस मंदसौर की 7 सीटें बीजेपी जीत गई। 1 सीट सुभाष राय जो जीते, हरदीप सिंह डंग, वो भी मात्र 800 वोट से जीते। कल उन्होंने भी किसानों की इसी मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। कल वो धरना प्रदर्शन करने वाले थे, तो उन्होंने पैदल मार्च शुरू कर दिया था। बमुश्किल कांग्रेस के नेताओं ने उनको मनाया, यानी कि जिस समस्या को, जिसको मुद्दा बना के कांग्रेस सत्ता में आई, वही चीज उनके आड़े आ रही। यानी कि जो पहले कांग्रेस आरोप लगाती थी या बीजेपी के विधायक या सांसद की ब्यूरोक्रेसी मध्य प्रदेश में बेलगाम हो गई, ये चंद उदाहरण है कि उनको ये लगता है कि पूरी सरकार, वो चुनाव लड़ रही है, पूरा विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, तो हमारी मर्जी वो करना है। तो इस चुनाव में हम देख रहे हैं, जो टीकमगढ़ की हमने बात की, मंदसौर की बात की, हम भोपाल में वही स्थिति है, पड़ोस के होशंगाबाद में, रायसेन में, कि किसानों को या तो टोकन नहीं मिल रहा है, टोकन के लिए 3-3 दिन खड़े हैं, टोकन मिल गया, फसल बेच रहे हैं। तो कई जगह हमने जैसे भी 2-3 दिन पहले कई किस्से ऐसे आए कि किसान अगर वो व्यापारी को दे रहा है अनाज, तो व्यापारी के तोल काटे वो 100 किलो निकल रहा है गेहूं मान लीजिए, और सरकारी मंडी में तुलाई हो रही है तो कहीं 65 किलो तिलाई बता रहे हैं, कहीं 67 किलो, यानी 30 से 35 किलो की एक बोरी पे चोरी हो रही है। जो किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, और जिस किसान को मुद्दा बनाया, बीजेपी भी बात कर रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया कि किसानों को ये सुविधा देंगे, पेंशन देंगे। कांग्रेस ने न्याय योजना की बात करी, और है किसानों से ही जुड़ा हुआ। जब हमने यहाँ राहुल गांधी की सभा सुनी थी, तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो किसानों को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो गरीबों को 72,000 की बात की है उन्होंने। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो पहले किसानों का ही मुद्दा है, जहां वो लोन में भी कुछ रियायत बरत रहे हैं। 5 साल तक 1 लाख का बिना ब्याज का लोन, जो मध्य प्रदेश सरकार में योजना थी शिवराज सिंह के समय। कितना फर्क पड़ेगा इससे टीकमगढ़ सीट पर? लेकिन निश्चित रूप से ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं पहले कहता रहा हूँ कि बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट हो रहा है, वो कार्डर बेस पार्टी, यानी नेटवर्क उनका नीचे तक है, प्लस संघ का सपोर्ट है कि जहां बीजेपी नहीं जा पाती है वहां संघ पहुंच जाता है। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस लीडर बेस पार्टी, यानी कि कार्यकर्ता है वो लीडरों के साथ है। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से एक ऑफिशियल चिट्ठी जारी की गई कि नेता या कार्यकर्ता जो जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है वो उसी क्षेत्र में प्रचार करे। लेकिन हम देख रहे हैं भोपाल में दिग्विजय सिंह के लिए बहुत सारे समर्थक राजगढ़ के यहाँ गए हैं। भोपाल के कई सारे नेता सीधी में दिग्विजय अजय सिंह के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई सारे लोग गुना संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में काम कर रहे हैं, या कई सारे नेता अरुण यादव के लिए खंडवा चले गए। बीजेपी के साथ ये दिक्कत नहीं, बीजेपी के साथ वो टुकड़ों में सेक्टर वाइज काम करते हैं, सीट वाइज रणनीति बनाते हैं। 6 सीटों पर जब चुनाव हो जाएगा 29 तारीख को,
वहाँ के कार्यकर्ता नेता बाकी जगह मूव कर लेंगे। तो जो योजना है राहुल गांधी की, जो योजना है वो नीचे तक कितना पहुंचा पाते हैं। और जो बीजेपी की बात है वो साल के 6,000 की बात करें किसानों के खाते में, और ये गरीबों को साल के 72,000, यानी कि सीधे सीधे 12 गुना ज्यादा। लेकिन जो नीचे तक उसको पहुंचा पाएगा कार्डर, उसको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। तो बात पहुंचाना एक बड़ा मिशन इस सीट पर मुझे लगता है दिखाई देता है। और न केवल इस सीट पर, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो और अपनी पार्टी की बातों को कितना भुनाने में कामयाब होंगे, निचले स्तर तक ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया मनोज सर समय देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट की। जी हाँ, टीकमगढ़ लोकसभा सीट, जहां से वीरेंद्र खटीक बीजेपी के उम्मीदवार एक बार फिर बनाए गए हैं, 2 बार से सांसद ऐसी सीट से, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और यहाँ किरण अहिरवार कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई है। सपा में थोड़ा झोल है फिलहाल, लेकिन वोट कटर का काम मोदी लहर में भी सपा ने किया था। वैसे में यहाँ कितना खेल बिगाड़ेगी सपा, ये तो देखने वाला विषय होगा। फिलहाल 2 कैंडिडेट आमने सामने है, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों की बात करें तो वीरेंद्र खटीक थोड़ा सा मजबूत चेहरा जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किरण अहिरवार भी कम नहीं आकी जा सकती है। किरण अहिरवार का अपना खुद का एक वर्चस्व है, दिग्गी के करीबी है और बैकग्राउंड भी उनका है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अच्छा खासा उनका ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड उनका परिवार आता है और वो अकेले ऐसे हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इनके पीछे भी जो काम करने वाली हैं इनको जीत हार दिलाने में। लेकिन कार्यकर्ता की अगर हम बात करें कि कार्यकर्ता कितने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को पहुंचा पाएंगे निचले स्तर तक, क्योंकि यहां अगर बात करें तो चुनाव मुद्दों पर तो होगा ही, साथ ही फेस पर भी होगा, पार्टी पर भी होगा। ऐसे में सत्ता का महासंग्राम में जिस तरह से टीकमगढ़ की सीट को हमने आपको समझाया, फिर एक सीट लेकर आएंगे, लेकिन वोट आपको देना है, जनता को चुनना है कौन होगा उनका नेता। तो यह आपका अधिकार है। कल से पहले चरण के चुनाव शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, बस्तर के लिए पहली सीट के लिए चुनाव होगा। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।